सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये ग्रामीण समाज एवं विकास की 5वीं क्लास है और आज का टॉपिक बहुत ही खतरनाक है। टॉपिक है ग्राम में जाति। आपको जो मार्केट में बुक्स दिखेंगी ना, उसमें देखिए डेटा ज़्यादा दे रखा है लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम दे रखा है। तो लेकिन मेरा यही मानना है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट मुझसे करिए, जहाँ ज़रूरत रहेगी डेटा की वहाँ पे मैं आपको डेटा भी बताऊंगा, बट डेटा बहुत सारे अवेलेबल हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है ग्राम में जाति, इसको समझने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप किसको समझें, जाति क्या है ये जान लें। जाति को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले से, देखिए जब कोई चीज़ पढ़िए तो पूरी डिटेल में पढ़िए, ना पढ़िए तो मत पढ़िए, जब जानिए तो अच्छे से जान लीजिए। तो देखिए, और हाँ प्लीज़ इस वीडियो को खत्म पढ़ने के बाद या देखने के बाद मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपको जैसा भी फील हो इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करिए, लाइक करिए ना करिए मुझे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, हाँ कि ना, बस इतना बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण समाज विकास में ग्राम में जाति। जाति क्या है? सबसे पहला, दुनिया में सबसे पहला, द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट या ओल्डेस्ट ग्रंथ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ। ऋग्वेद को लिखा कब से गया, याद रखिए, 1600 बीसी से 1000 बीसी के बीच में लिखा नहीं गया, कंपाइल किया गया। क्या किया गया? कंपाइल का मतलब लिपिबद्ध किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि इसी समय का बना है, ये बना कब से था, इसका सबसे पुरानी, याद रखिए, जो सबसे पुरानी चीज़ मिली है पुरातत्व में 6000 बीसी पुरानी मिली है। इसका मतलब तब से ये चालू था। इसको लिपिबद्ध किया गया कब? लिपिबद्ध का मतलब एक बुक में बदला गया 1600 बीसी से 1000 बीसी के बीच में, किसे? ऋग्वेद में। अब इसी ऋग्वेद में चर्चा है जाति की, तो उसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। अब देखिए, इस ऋग्वेद में टोटल मंडल हैं 10 मंडल का मतलब से एक बुक होती है, 10, एक बुक में 10 चैप्टर होते हैं, तो 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। अब यहाँ से थोड़ा टेक्निकलिटी है, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसके 3 सोर्स हैं, याद रखिएगा। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब पुरातात्विक सोर्स, दूसरा लिटरेरी सोर्स मतलब और लोग क्या बताते हैं, और थर्ड है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे मैंने बोलूँ एक बगल में एक गांव है, उस गांव में एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया, मतलब पहलवानी कुश्ती चल रही थी, एक आदमी ने पटक दिया। उस गांव में बात फैली भैया कि नहीं यार, उस आदमी ने एक आदमी को पटक दिया। जब वो बात धीरे धीरे गांव टू गांव ट्रांसफ़र होकर मेरे गांव आएगी, तो आप गौर करिएगा कैसा होता है कि नहीं होता है, कि भैया वहाँ गांव में चली तो उसने पटका एक ही आदमी को है, लेकिन जब तक मेरे बात आ जाएगी तो बात क्या बन के आएगी, अरे यार उसने 10-12 लोग को पटक दिया। इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। जैसे हमारे पर बाबा, जैसे मेरे पर बाबा जो थे, वो कहा जाता है बहुत बड़े कुश्तीबाज थे, एक को पटक देते थे, लेकिन मेरे आते आते तक बात क्या पहुंची कि भैया 10 को फेंक देते थे। इट इज़ टोटली इंटरप्रिटेशन। इसमें आधा झूठ आधा सच है, लेकिन तीनों को मिला के जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टोटल कितने मंडल हैं या कितने चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स हैं, जिनमें चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 7 तक ये जो 6 चैप्टर हैं या 6 मंडल हैं वो सबसे पुराने हैं, उन्हीं को कहा जाता है कुल ग्रंथ। याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? कुल ग्रंथ। तो ऋग्वेद का कंपाइलेशन 1600 बीसी से लेके 1000 बीसी। अच्छा, आप में से कईयों को बीसी और एडी का मतलब बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, एक और चीज़ होती है बीसीई और सीई। क्या आप में से इसका कितने लोग इसका अंतर जानते हैं? अगर जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्लिक करिए। अगली वीडियो या एक वीडियो मैं इस पर भी बनाऊंगा कि क्या मतलब होता है बीसी, बीसीई, एडी और सीई में, बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ही हिस्ट्री है, तो इसलिए मैं काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ। आइए, मंडल हैं 10, जिनमें से सबसे पुराने मंडल कौन से हैं? मंडल नंबर 2 से लेके 7। अब मंडल का मतलब समझ गए? एक किताब में 10 चैप्टर हैं, जिनमें चैप्टर नंबर 2 से 7 तक पुराने हैं, जो कि 6 हैं, और उनको बोलते हैं कुल ग्रंथ। यही मेन ऋग्वेद है, याद रखिएगा, यही मेन ऋग्वेद है। इसके बाद इनमें 2 मंडल जोड़े गए, एक है मंडल नंबर 1 और एक है मंडल नंबर 10। ये सबसे लास्ट में जोड़े गए। कब जोड़े गए? याद रखिएगा, सबसे लास्ट में। और इसी के मंडल नंबर 10 में नाम आया किसका? जाति का नहीं, वर्ण का। याद रखिएगा, किसका? शब्द का वर्ण है। मंडल नंबर 10 में जो बताया गया है उस पर एक जगह लिखा गया है वर्ण।
वर्ण शब्द का उल्लेख है, जाति शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। अब वर्ण के भी उस ऋग्वेद में दो उल्लेख है, एक तो है रंग से, वर्ण का मतलब क्या होता है रंग से, और दूसरा वर्ण का उल्लेख होता है व्यवसाय का चयन से। याद रखिएगा, वर्ण का क्या मतलब होता है, या तो रंग किस वर्ण का है या फिर व्यवसाय का चयन। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है, अभी जाति पे तो मैं आऊँगा, लेकिन आप पहले ही देख लीजिए कि व्यवसाय का चयन, वर्ण का मतलब व्यवसाय, वर्ण का मतलब रंग। तो याद रखिए कि जाति प्रथा, अब आप में से कई लोग कहेंगे यार ऋग्वेद ही गलत है। गलत, ऋग्वेद में 2 चैप्टर बाद में जोड़े गए, सबको पता है, आप सभी को पता है। उसके 10वें चैप्टर में लिखा गया कि वर्ण सिस्टम है, जाति नहीं लिखी गई। और जाति वर्ण 2 रंग, एक तो रंग होता है, एक व्यवसाय होता है। अब वर्ण क्या होता है, देखिए 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण होते हैं, एक होता है ब्राह्मण, एक होता है क्षत्रिय, एक होता है वैश्य, और एक होता है शूद्र। अब देखिए, जब ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया तो किस रिस्पेक्ट में, एक जगह ये लाइन लिखी है, एक आदमी उसमें एक हाइम है, हाइम HYMS, हाइम्स की एक हाइम है क्या, कि मैं गायक हूँ, मेरे पिता एक चिकित्सक हैं, मेरी माँ दाल को ग्राइंड करती है, मेरी माँ दाल या कॉर्न को क्या करती है, कॉर्न का मतलब होता है मकई, मकई को ग्राइंड करती है। 3 अलग अलग व्यवसाय के बारे में बताया। इसलिए याद रखिए, पहली चीज़ तो जो आप लोगों में से बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, और यार जाति प्रथा ऋग्वेद में, कई एक आदमी ने कमेंट किया, मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखिए, ऋग्वेद में पहली चीज़ तो मंडल नंबर 1 और 10 सबसे लास्ट में आया। उस 10वें मंडल में वर्ण है, जिक्र है वर्ण का, ना कि जाति का। और ये जो वर्ण है, याद रखिए, वो किस पे आधारित था, व्यवसाय पे आधारित था। वो इस लाइन से प्रूफ होता है, ये लाइन से। और ऐसी 4 लाइनें हैं जहाँ से हमको ये प्रूफ होता है कि यार वर्ण का मतलब होता है व्यवसाय। अब व्यवसाय देखिए 4 किस्म के थे। कितने किस्म के व्यवसाय थे, 4 किस्म के। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करिएगा, ना अच्छा लगे तो भी कमेंट जरूर करिएगा, कुछ मत करिए, शेयर करिए मत करिए, लेकिन हाँ अच्छा बुरा जरूर कमेंट करिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन है, देखिए जो आदमी पढ़ने का काम, पढ़ने और पढ़ाने का काम, खास तौर से जो आदमी टीचर वर्ग था, जो आदमी पढ़ाता था, वो क्या कहलाता था, जिस आदमी का व्यवसाय, जैसे मेरा व्यवसाय क्या है, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या हुआ, ब्राह्मण, जो कि ब्रह्म को जानने वाला। ब्राह्मण का मतलब जो आदमी पढ़ा लिखा हो, जो आदमी पढ़ाता हो, जो ज्ञानी हो, जो ज्ञान देता हो, उसको क्या बोलते थे, ब्राह्मण। ये क्या था, व्यवसाय था, याद रखिएगा, व्यवसाय पर आधारित था, ना कि अभी यहाँ जाति जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, जब ये बहुत क्लियर सा है ये ऐसा। ठीक है, एक होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब जो पढ़ाता था। दूसरा होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब शस्त्र उठा लेने वाले को बोलते हैं क्षत्रिय। 4 आदमी हैं, वो मिलके किसी को छेड़ रहे हैं, आप गए, उसकी रक्षा के लिए आपने उठाया डंडा और मारना शुरू कर दिया, तो आप चाहे कोई भी, आप वर्मा हो या शर्मा, उस समय पे आप क्या हैं, आपकी प्रवृत्ति एक क्षत्रिय वाली है। क्यों, क्योंकि किसी की रक्षा के लिए आपने क्या उठा लिया, शस्त्र उठा लिया। तो क्षत्रिय कौन है, मैं भी, मेरा नाम मानस पांडे है, मैं क्षत्रिय हूँ। कब, जब मैं किसी की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लूँ। तो क्षत्रिय वो है जो कि शस्त्र उठा ले किसी की रक्षा के लिए, तो क्षत्रिय बना क्षत्र से, शस्त्र से। याद रहेगा सबको। और ये विश्वास करिए, ये प्योरली बेस्ड था व्यवसाय चयन पे, तब वर्ण का मतलब व्यवसाय चयन होता था। ठीक, तीसरा होता है वैश्य। वैश्य का मतलब लेखा जोखा रखना, अकाउंटेंसी मेंटेन करना। तो वैश्य का मतलब अकाउंटेंसी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब जितने भी लोग हैं जो कि मान लिया, अब जैसे फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे हैं, एक है अनिल अंबानी, दूसरा है मुकेश अंबानी। अब आप खुद से बताइए, कायदे से चाहे जिस भी कैटेगरी के हों, लेकिन इनमें से वैश्य असली बनिया कौन है। दोनों जब बाप ने प्रॉपर्टी को डिवाइड किया तो आपको पता होगा, उन्होंने, धीरू भाई अंबानी ने प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो अनिल अंबानी को जितनी भी प्रॉफिट वाली चीज़ें थी वो अनिल अंबानी को दे दी, छोटा बेटा था, लाड प्यार ज़्यादा था तो उसको ज़्यादा चीज़ दे दी। और जितने भी लॉस के सेगमेंट थे, मैक्सिमम लॉस के सेगमेंट्स वाली जो एसेट्स थी वो किसको दे दी, मुकेश अंबानी को। अब देखिए 5 साल बीता, पूरा पलड़ा पलट गया। मुकेश अंबानी ने जितने लॉस सेक्टर्स थे उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, और वही अनिल अंबानी जिसके पास जो प्रॉफिट था वो सब गंवा के डुबो के माइनस नेगेटिव में चला गया। अब बताइए, व्यवसाय से कौन वैश्य हुआ, क्या अनिल अंबानी व्यवसाय से वैश्य हैं, नहीं। मुकेश अंबानी व्यवसाय से वैश्य है, यस। आप में से, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनमें ये क्वालिटी होगी, क्या, चीज़ों को महंगे में बेच लेना,
उनमें दे हैव द कैपेबिलिटी, दे आर नोन एज द वैश्य। अब हो सकता है मेरे अंदर ये क्वालिटी ना हो तो मैं वैश्य नहीं हूँ, लेकिन अगर कर्म पे आधारित कहा जाए, व्यवसाय पे आधारित, तो याद रखिएगा वैश्य का मतलब दोज हु मेंटेन द अकाउंटेंसी। और चौथा आता है शूद्र। शूद्र का मतलब होता है श्रमिक या लेबर या इंजीनियर या पीजेंट्स। याद रखिएगा जितने भी लेबर क्लास या श्रमिक वर्ड, श्रमिक का मतलब जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो मैं भी तो श्रमिक था। मैं एक जगह जहाँ इसके पहले काम करता था वहाँ पे मैं 8-8 घंटे 12-12 घंटे खड़ा रहता था कंस्ट्रक्शन साइट पे, 12 घंटे का, 3-3, कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती थी कि 3-3 दिन तक वहीं हम लोग रह जाते थे। तो श्रमिक वर्ग में हम लोग काउंट होते थे। तो शूद्र का मतलब क्या होता है? श्रमिक। जो लेबर क्लास हैं, जो श्रमिक वर्ग थे, उनको क्या बोला जाता था? शूद्र। तो 4 वर्ण थे ना की जाति, पहली चीज़। अब 4 वर्ण में याद रखिए सब अपने अपने किस पे आधारित थे? व्यवसाय पे आधारित। अब मुझे खुद से सोचिए इसके आगे क्या हुआ होगा। ये कौन सा टाइमिंग था? ये ऋग्वैदिक टाइम था, ऋग्वैदिक पीरियड था। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूँ, ऋग्वेद में अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी, अगर कोई महिला क्या हो जाती थी? विधवा हो जाती थी, तो याद रखिए उसकी शादी, जिसकी डेथ हुई है, उसके पति के छोटे भाई से करा दी जाती थी। तो विधवा पुनर्विवाह हमारे में बाद में आया, तब आया जब कई सारी कल्चर्स मिक्सअप हो गई। अदरवाइज कहीं भी ऋग्वेद में याद रखिए विधवा पुनर्विवाह का इस टाइप की चीज़ें थी, शादी होती थी। कभी विधवा को विधवा नहीं रखा जाता था, उसकी शादी कर दी जाती थी। ठीक है, स्त्रियों की बहुत इज्जत, औरतों की बहुत इज्जत होती थी। ये सब ऋग्वेद का टाइम है, याद रखिएगा ऋग्वैदिक टाइम। इस टाइम पे 4 वर्ण थे, 4 वर्ण थे ना कि जाति। अब जाति में कैसे कन्वर्जन हुआ? समय आया। देखिए जाति कैसे कन्वर्ट हुई। यही वर्ण, मान लिया एक आदमी ब्राह्मण है, ब्राह्मण को बड़ी इज्जत मिल रही है, तो वो क्या चाहेगा? मेरी अगली आने वाली पीढ़ी भी क्या कमाए? इज्जत कमाए। अब ठीक वैसे ही क्षत्रिय, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको क्षत्रिय का देता हूँ। क्षत्रिय कौन है? व्यवसाय के आधारित पर जो किसी की रक्षा के लिए शस्त्र उठा ले वो क्षत्रिय है कि नहीं है? तो किसी की रक्षा के लिए अगर आप शस्त्र उठा ले रहे हैं तब तो आप क्षत्रिय हैं। भाई आपका बेटा आया, आपने किसी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया, भाई आप राजा कहलाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे राजा। लेकिन आपका एक बेटा जन्म लिया, उसमें वो क्वालिटी नहीं है, वो कहीं पी के पड़ा हुआ है, वो कहीं के पी के पड़ गया है एकदम से। अब ये बताइए क्या उसमें वो क्वालिटी है? नहीं है। लेकिन पिता क्या चाहेगा? पिता ये चाहेगा कि भैया मैंने जो इतनी दौलत कमाई है ये कहाँ जाएगी? मेरे बेटे के पास जाए। इसलिए लोगों ने अपने आप को वंशानुगत करना शुरू कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को नाम। मैं क्षत्रिय हूँ तो मेरा बेटा भी क्षत्रिय बने। धीरे धीरे वर्ण सिस्टम, जो कि व्यवसाय पे बेटे को नहीं आता था रक्षा करना, बेटा फट्टू था, लेकिन पिता ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। धीरे धीरे ये इनहेरिटेंस हो गया, उत्तराधिकार में बदल गया। याद रखिए धीरे धीरे जब ऋग्वेद से हम लोग पोस्ट ऋग्वेद की तरफ बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था किस में कन्वर्ट हो जाती है? जाति व्यवस्था में। लोगों ने सोचा जो क्षत्रिय था, जिसके पास पैसा था, उसने सोचा मेरा बेटा भी पैसे वाला बने। भाई क्यों मैं अपनी दौलत किसी और को दे दूँ? भले बेटा निकम्मा हो, लेकिन बाप तो बाप है भैया। ही वुड बी लाइकिंग टू ट्रांसफर ऑल हिज मनी टू हिज किड। तो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था किस में कन्वर्ट हो गई? जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गई। ऐसे जन्म हुआ जाति का। जितने लोग को अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करिए। तो इस तरीके से ग्राम में, जाति में जो जाति शब्द थी वो बात आ गई। अब एक और चीज़ बता दीजिए, कुछ मैं आगे बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये बड़ी जानकारी की चीज़ें हैं। जब दुनिया का सबसे बड़ा, आपको जानकारी अगर ना हो तो ओल्डेस्ट टेस्टामेंट, याद रखिए ओल्डेस्ट या फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड, दुनिया में आदमी के जीवन में पहली बार जब आदमी आया तो उस बार पहली बार कोई ग्रंथ लिखा गया, पहला ग्रंथ था ऋग्वेद। और वो कैसे लिखा गया? पन्ने पे लिखा गया? नहीं, उसको किस पे लिखा गया? याद रखिए पाम लीफ पे। पाम लीफ का मतलब होता है ताम्रपत्र या तालपत्र। तालपत्र संस्कृत का वर्ड है, तालपत्र संस्कृत का वर्ड है, ताम्रपत्र दूसरा वर्ड है, पाम लीफ इंग्लिश का वर्ड है, ताड़ हिंदी में बोलते हैं, खजूर हिंदी में बोलते हैं। तो याद रखिए जो पत्ते थे, पत्तों पे लिखी गई थी। जो पहली बार ऋग्वेद लिखी गई थी वो किस पे लिखी गई? पत्तों पे। कैसे पत्तों पे? ताड़ के पत्तों पे और खजूर के पत्तों पे लिखी गई।
कैसे लिखा जाता था? ताड़ के सबसे पहले बड़े बड़े पत्तों को, लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम, बड़े बड़े पत्तों को काट लिया जाता था। ऐसे कई सारे पत्ते काटे जाते थे। उसके बाद किसी नुकीली चीज़ से उन पे उकेरा जाता था, छेद किया जाता था। छेद का मतलब समझते हैं? निशान लगा देना। ऐसे जैसे क लिखा तो उसका निशान लगा दिया, इस टाइप से निशान लगा दिया जाता। उसके बाद इन्हीं पत्तों को डुबो दिया जाता था। भैया जो पत्ती कोई हरी रंग की है, मान लिया हरी रंग की पत्ती है, जामुन नीला है, तो अब जामुन का रस बना लिया, उस रस में डुबो देंगे तो अब क्या होगा? वो जो उकेरा हुआ छेद है, उस छेद में वो रस क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो वो जो क था वो डार्क बन जाएगा। ऐसे लिखे जाते थे पत्ते। उन पत्तों को लंबे समय तक रखे जाने के लिए क्या करते थे हम लोग? यूज़ करते थे, या उस समय में हम लोग यूज़ करते थे क्या? फॉस्फीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब उस समय लंबे समय तक रखने के लिए हम लोग यूज़ करते थे, जो भारत के लोग थे या जो उस समय के लोग थे। और याद रखिए, आपको ये पता होगा एक चीज़ होती है मेथिल सेल्यूलोज। मान लिया कोई पत्ती कट फट गई, पत्तियों में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। तो मेथिल सेल्यूलोज, मान लिया अब ये ताम्रपत्र कुछ समय तक खराब होने लगा, किनारे से कटफट, भाई पत्ता ही तो है भैया, आपने लाख आप उसमें फॉर्मेल्डिहाइड लगा दीजिए, 50 साल 200 साल 200 साल बाद फटेगा तो साइड से। अब उसको रिकवर करने के लिए उसको किस में डुबाया जाता था? मेथिल सेल्यूलोज में डुबाया जाता था। रिकवर का मतलब पत्तियों की ग्रोथ में सहायक होता है। तो किसी पत्ती को अगर मेथिल सेल्यूलोज में डुबो दिया जाए तो पत्ती अपना वापस ओरिजिनल साइज को रिगेन कर लेती थी। ऐसे लिखा गया दुनिया का पहला द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड ऋग्वेद। ऋग्वेद में 2 मंडल लास्ट में जोड़े गए। तो आप में से जिन लोगों को ये भ्रम हो कि नहीं ऋग्वेद में जाती है, वो पहली चीज़ तो याद रखिए, ओरिजिनल ऋग्वेद सिर्फ व्यवसाय पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? व्यवसाय पे। उसमें 2 चीज़ को बाद में जोड़ा गया। कोई चीज़ अगर बाद में जोड़ी जाती है, देखिए मैंने ही रामायण पढ़ा, 10 तरीके की रामायण है, कंबन रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास की रामायण है, हर तरीके की रामायण है। लेकिन आप एक बात देखेंगे, हर तरीके की रामायण में कुछ अलग दे रखा है। किसी में रावण की भी पूजा की गई है, किसी में राम जी को गलत बताया गया। अभी साउथ इंडियन में पेरियार रामायण मैंने देखी, उसमें राम जी को ही गलत बता दिया गया है। तो ऐसा है, हर आदमी, देखिए मान लिया एक ग्रंथ है, लिखा के रखा गया, अब कोई अगली पार्टी आएगी या अगला जब पीढ़ी आएगी तो उसको कुछ अच्छी लगेगी तो भी लिखेगा, बुरी लगेगी तो भी उसमें एडिशनल लिखेगा। ऐसे ही याद रखिए, पहला और 10 मंडल बाद में ऐड हुए, किसमें? ऋग्वेद में। इस तरीके से शुरुआत होती है। तो आज का पहला टॉपिक यही था, ग्राम में जाति। तो जाति कैसे आई, याद आ गया आपको? पहले क्या था? वर्ण सिस्टम था जो कि व्यवसाय पे था, फिर वो जाति में कन्वर्ट हुआ। अब जरा एक थे होमो हायरार्की, एक होमो हायरार्कीज है, थ्योरी है। होमो हायरार्कीज में याद रखिए, होमो हायरार्कीज 2 चीज़ पे बेस्ड है। अब ये बताइए, जब आदमी इनहेरिटेंस, ब्राह्मण ने बोला मेरा बेटवा भी ब्राह्मण बने, भले लड़का गधा हो, दारू पी के लेटता हो, लेकिन उसने बोला कि मेरा बेटा भी टीचर बने, क्वालिटी है नहीं टीचर की, लेकिन टीचर बन जाए, तो क्या होगा बताइए? तब आदमी को क्या होगा? जब आदमी अपने अंदर गुण ही नहीं रखेगा तो वो दूसरों की दबाने की कोशिश करेगा। तो इन लोगों ने दबाने की कोशिश की नीचे वालों को। किस आधार पे? सुचिता, शुद्ध, दूषिता, अशुद्ध, इस आधार पे दबाने की। याद रखिए, तो होमो हायरार्कीज कहता है सुचिता, शुद्ध, दूषिता, अशुद्ध, इस बेस पे है। ये ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। होमो हायरार्कीज किस पे बेस्ड है? सुचिता और दूषिता पे बेस्ड है। ठीक है, ये है, दिस इज ऑल अबाउट दी जाति एंड कास्ट। तो याद रखिएगा, कभी भी जाति हमेशा किस लिए, इसलिए एक दूसरे में कभी जातिवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज किस पे बेस्ड था? व्यवसाय पे बेस्ड था। जाति जैसा कुछ था ही नहीं। वो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने, ये ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने, और वो भी उन ब्राह्मणों या क्षत्रियों ने जो कि इनकैपेबल थे, धीरे धीरे इसको इनहेरिटेंस में बदला, फिर ये बने। आप में से कईयों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन बहुत कुछ पढ़ने के बाद मैंने ये समझ में, अब मुझे अपने आप में आया है, तो अब पता नहीं आपको कैसा लगे। अब आ जाइए, पंचायत क्या होता है? जाति समझ गए। जाति क्या है? जाति एक कैटेगरी है, समाज की कैटेगरी है जाति। ठीक है, और चूंकि ग्राम में है तो ग्राम को जाति के नाम से ही जानते हैं। अब मैं आपको आगे 2-3 चीज़ बता दूं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। पंचायत क्या होती है? एक गांव है तो ग्राम में क्या होगा? मारपीट झगड़ा होगा, कई सारे अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग हैं, आपस में झगड़ा होगा। तो पंचायत वृद्ध लोगों की एक छोटी सी ऐसी सभा है जो लोगों के झगड़ों को सुलझाती है। याद रखिए, बड़े लोगों का एक ऐसा समूह जो लोगों के झगड़ों को सुलझाता है। इट इज़ द कलेक्शन, इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्मॉल, a group of few oldest people whose function was to resolve the conflict in between different categories
या इन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। अब आ जाइए समस्तरीय एकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समस्तरीय एकता का मतलब हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी, ये आया हुआ है क्वेश्चन। समस्तरीय एकता क्या होती है कि एक ही जाति या एक ही स्तर के लोगों का एकजुट होना। अब भाई देखिए, एक टाइप के, जैसे मैं हंसमुख हूँ, तो मेरे साथ जितने भी कैटेगरी होगी वो हंसमुख वाली होगी। तो एक स्तर के लोगों का एकजुट हो जाना क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल सॉलिडरिटी, समस्तरीय एकता। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी प्लीज़ कमेंट करिए, ख़राब लगा हो तो भी लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आ जाइए, एक चीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, भाषा और लिपि में क्या अंतर है? अगर आप बता पाए अच्छे से, अगर आपको पता है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में या भाषा और लिपि में क्या अंतर है तो बहुत बढ़िया। अगर ना बता पाएंगे तो मैं इसको आगे बताऊंगा, भाषा और लिपि में क्या अंतर है। ये रहा चौथा सा का छोटा सा पार्ट। ग्राम में जाति को समझने से पहले जाति है क्या, इसकी ओरिजिनेशन कहाँ है, ये जानना बड़ा ज़रूरी था। तो जैसा भी हो बताइएगा। थैंक यू सो मच।